हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस पर फिर से कब्जा। नेपोलियन ने एल्वा की प्रतिरक्षा को मजबूत करने के काफी प्रयास किए, जिनमें वह सफल भी रहा। पूर्णतः संतुष्ट होकर वह फ्रांस को अपने कब्जे में लेने के संकल्प पर विचार करता रहा। यदि सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने के बाद सम्मेलन शांत माहौल में समाप्त हो जाए तो यह मेरे पक्ष में उचित होगा, लेकिन अभी तो सब कुछ अपूर्ण है। इस पर हल्का सा आघात भी इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। फ्रांस में बोरबोन का संतोष बढ़ता जा रहा है, जिससे फ्रांस की जनता अपने शासक के विरुद्ध होती जा रही है। पेरिस उसका मजाक उड़ा रहा है तथा मित्र राष्ट्रों से सब नफरत कर रहे हैं। फ्रांस की पुरानी सेना मेरे प्रति समर्पित है, जिसे व्यक्त करने वाले एक नहीं 100 संकेत हैं। बोरबोन कमजोर दिल वाला कायर व्यक्ति है, जो मुझे देखते ही भाग खड़ा होगा। यदि मेरी परिस्थिति फ्रांस में मजबूत हो गई तो अवश्य ही मेरा पुत्र फ्रांस का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं फ्रांस के दुख का कारण हूँ, मुझे ही इसके दुख का उपचार करना होगा। उसने फ्रांस जाने की योजना को सतर्कतापूर्वक क्रियान्वित करना शुरू किया। उसने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास सोने के जितने भी सिक्के हों उन्हें 2 पेटियों के तले में छिपा दो तथा ऊपर से मेरी किताबें भरकर उन्हें बंद कर दो। मेरा सेवक तुम्हें पेटियां दे जाएगा। नए सेवकों को उनका बोरिया बिस्तर देकर तथा उनका हिसाब करके उन्हें यहाँ से रवाना कर दो। प्रत्येक काम बड़ी सावधानी से होनी चाहिए। तत्पश्चात नेपोलियन तेजी से जनरल ड्राउट के पास गया। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया। एक दूसरे के विचार समझने के लिए उन्हें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले दिन नेपोलियन ने उसे आदेश दिया कि बंदरगाह से किसी भी पोत को न जाने दिया जाए। यह सारी तैयारी गुप्त रूप से की जा रही थी। नेपोलियन का यह अभियान काफी छोटा था, लेकिन था ठीक वैसा ही जैसा कभी उसने मिस्र में चलाया था। नेपोलियन अपनी माँ के पास बगीचे में गया और राजदाराना स्वर में बोला, माँ मैं कल जा रहा हूँ। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो नेपोलियन? इस पर नेपोलियन ने उत्तर दिया, माँ मैं पेरिस जा रहा हूँ, मगर इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कुछ पलों के मौन के बाद वह पुनः बोला, तुम्हारी क्या सलाह है? उसकी बात सुनकर माँ का हृदय एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने पिछले 6 माह अत्यंत आनंद के साथ बिताए थे। वह अपने पुत्र के साथ शांतिपूर्वक रह रही थी। निश्चय कर लेने के बाद नेपोलियन को कोई भी डिगा नहीं सकता। उसने सोचा, व्यर्थ के परामर्श ने नेपोलियन का धैर्य भंग हो जाएगा। अतः उसने साहस से काम लिया और कहा, अपने भाग्य का अनुसरण करो। शायद ईश्वर की यह इच्छा नहीं है कि तुम्हें जहर खाकर मरना पड़े अथवा बुढ़ापे के कारण निष्क्रिय होकर तुम्हारी मृत्यु हो जाए। कदाचित वह चाहता है कि तुम हाथ में तलवार लिए महान योद्धा की तरह मृत्यु का वर्ण करो। मदर मैरी तुम्हारी रक्षा करे। कहते हुए लितिजिया ने नेपोलियन के सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरा। नेपोलियन के मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उभर रहे थे। मृत्यु से ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है? अच्छा क्या होगा? क्या मैं यूरोप का सम्राट बनूंगा? नहीं, यूरोप के बारे में सोचना सही नहीं है। यूरोप के एकीकृत राज्य का सपना समाप्त हो गया है। मैं किसी भी तरह 10 लाख फ्रांसीसी सैनिकों की सेना खड़ी नहीं कर सकता तथा विदेशी राज्य भी मेरी योजना से सहमत नहीं होंगे। मुझे केवल फ्रांस का उद्धार करना है। एक नया संविधान बनाकर चैम्बर के माध्यम से फ्रांस की बागडोर संभालनी होगी। अब तानाशाही का समय खत्म हो गया है। अभी तो मैं पेरिस भी नहीं पहुंचा हूं। पता नहीं सेना मेरा सहयोग करेगी या नहीं। नेपोलियन की उम्र 45 वर्ष पार कर चुकी थी। उसके पास भविष्य से ज्यादा अतीत का अनुभव था। आज वह पूरे यूरोप में तहलका मचा देने लायक फुर्ती और साहस नहीं रखता था, किंतु एक महान योद्धा के गुण उसमें विद्यमान थे। नेपोलियन ने अपने वफादार जनरल ड्राउट की मदद से एक पोत पर कब्जा कर लिया। उस समय उसके पास
700 सैनिकों की एक छोटी सी सेना थी। अपनी इस सेना के साथ नेपोलियन एल्वा से कूच कर गया। यह सब इतनी खामोशी के साथ किया गया था कि फ्रांस के वर्तमान शासक बोरबोन को उसकी किसी भी गतिविधि की भनक भी न मिल सकी। 20 दिन तक दिन रात समुद्री यात्रा करने के बाद नेपोलियन अपनी सेना के साथ ग्रेनोबल जा पहुंचा। वह लम्यूर के निकट राजकीय सेना तैनात थी, जिसे आदेश मिला हुआ था कि नेपोलियन तथा उसके दस्ते को देखते ही खत्म कर देना है। जैसे ही फ्रांस के सैनिकों ने पोत से उतरते छोटे से काफिले को देखा तो वह सतर्क हो गए तथा आक्रामक रूप से उस काफिले की तरफ बढ़ने लगे। इधर नेपोलियन के सैनिक भी मुकाबला करने की स्थिति में सतर्क होकर खड़े हो गए थे। यह देखकर नेपोलियन सोच में पड़ गया, क्या अपने ही भाइयों का खून बहाना पड़ेगा? क्या यह राजमार्ग युद्ध के मैदान में बदल जाएगा? मैंने इस रक्तपात से बचने का जीवन भर प्रयास किया है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नेपोलियन पोत से उतरते ही साथ लाए अपने घोड़े पर सवार हो गया था। समय की गंभीरता को समझ वह घोड़े से उतरा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ राजकीय सेना के निकट जा पहुंचा और चीख कर बोला, 5वीं सेना के सिपाहियों, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पहचानो, मैं कौन हूँ। शायद तुम में से कोई ये अपने सम्राट की जान लेना चाहता है तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। यह कहते हुए नेपोलियन ने अपने शरीर से स्लेटी रंग के लवादे को उतार फेंका। राजकीय सेना उसे विस्मित नजरों से देखने लगी। तभी एक सैनिक बोला, यह हमारे जनरल है, ये सब हमारे भाई हैं। हमने बहुत से युद्धों में इन्हें पहाड़ी पर खड़े होकर तथा विनाशकारी आग के ऊपर बैठकर बंदूक की गोलियां चलाते तथा तोपों से गोले दागते हुए देखा है। भले ही हमने इस राजमार्ग की सुरक्षा की शपथ ली है, किंतु हमारा चरित्र, हमारी स्मृतियां इस शपथ को प्रभावहीन कर देगी। अचानक सभी सैनिक उत्साह भरे स्वर में चीख पड़े, सम्राट की जय हो। सेना का जनरल नेपोलियन के स्वागत के लिए इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। उसने सोचा, किए गए अपने धोखों में एक और धोखा जुड़ जाने से क्या फर्क पड़ता है। वर्तमान शासक के राज्य में वैसे ही धोखाधड़ी का बोलबाला है। अगर हम भी अपने प्रिय सम्राट के लिए उसे धोखा दे दें तो क्या बुरा होगा। इस तरह मात्र 1 घंटे में ही नेपोलियन के पास 2000 सैनिक हो गए। फिर नेपोलियन अपने सैनिकों के साथ ग्रेनोबल जा पहुंचा। वहां उसका जोरदार स्वागत हुआ। जनता अपने पूर्व सम्राट को देखते ही जय जयकार करने लगी। वह अब भी अपने पूर्व शासक से पहले की भांति बहुत प्रेम करती थी। यह देखकर नेपोलियन अत्यंत उत्साह से भर उठा। उसके आगमन पर ग्रेनोबल में एक सभा का आयोजन किया गया। वह नेपोलियन ने अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। फ्रांस के नागरिकों, मुझे आज भी वह दिन याद है जब फ्रांस में पेरिस का पतन हुआ और शासन की बागडोर शत्रु राष्ट्रों ने एक नकारा शासक को सौंप दी। उस पल को याद कर आज भी मेरा हृदय जैसे फटने लगता है। उस समय जब मुझे साजिशों के चलते सिंहासन से उतारा गया, तब मुझे अपने देश और देशवासियों की चिंता जरूर हुई थी। फिर भी मैं स्थिर बना रहा। मैं आज भी तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। मेरा जीवन तुम्हारी धरोहर है, अतः मैं पुनः तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अब अपने निर्वासन काल में एल्वा में निवास करने के दौरान मैंने तुम्हारी शिकायतें तथा चीख पुकार सुनी तो मैं विचलित हो उठा। तुमने मुझ पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाया। तुम्हारा कहना था कि मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने देश के हितों की बलि चढ़ा रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तब मैं अपने विश्वासघातियों की साजिशों का शिकार हुआ था। आज खतरों से घिरा होने के बावजूद मैं तुम्हारे व अपने देश के हितों की रक्षा के लिए ये समुद्री यात्रा करके आया हूँ। आज मैं तुम लोगों से अपने वे अधिकार मांगने आया हूँ जिनसे मैं राष्ट्र की सेवा कर सकता हूँ, तुम लोगों की सेवा कर सकता हूँ। फिर नेपोलियन ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बहादुर सैनिकों, हम पहले की तरह अविजित हैं। मार्मोंट के विश्वासघात ने हमारी राजधानी शत्रुओं के हाथों में सौंप दी थी तथा हमारी सेना का विघटन कर दिया था।
इसी कारण हमारा शत्रु इस देश पर शासन कर रहा है। यदि हमारे अपने गद्दारी न करते तो आज फ्रांस की स्थिति कुछ और होती, मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आ गया हूँ, तुम्हारा वही पुराना जनरल जिसने हर युद्ध अपने देश फ्रांस की आन बान शान कायम रखने के लिए लड़ा था, और आज भी अपने देश की दशा सुधारने के लिए ही लड़ूंगा। मैं वही हूँ जिसे तुम सभी ने सर्वसम्मति से चुना था, जो सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए समर्पित रहा और अब पुनः तुम्हारे पास वापस लौट आया है। मेरी सहायता के लिए आगे बढ़ो। अपने विजयी दिनों की निशानी 3 रंगों वाली कलंगी को फिर से पहनो। विजय पदकों को एक बार फिर से धारण करो। अपने लिए तथा अपने संतान की सुरक्षा के लिए अपने देश को विदेशियों से मुक्त कराओ तथा अपने पद व यश में वृद्धि करो। तुम पर विदेशी ताकतों का अनुशासन करने वाले ये शासक तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। विजय तूफानों में भी हमें आगे बढ़ाएगी तथा नॉट्रेडम पहुंचने पर हमारी सैनिक एक चर्च से दूसरे चर्च के गुंबदों तक उड़ान भरते नजर आएंगे। ग्रेनोवल की जनता तथा समस्त सैनिकों ने सम्मिलित स्वर में नारा लगाया, सम्राट की जय हो। लियान्स पर विजयी राजा के अधीन नियुक्त जनरल मसीना मार्सेल्स से नेपोलियन के पास आया था। उसने गदगद कंठ से उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। नेपोलियन ने अपने सहयोगी जनरलों से पेरिस की युद्ध परिषद की जानकारी ली और फिर योजना बनाने में जुट गया। नेपोलियन अपने सेना के साथ पेरिस की तरफ रवाना हुआ तो वह चकित रह गया। पेरिस की तरफ उसके कदमों के बढ़ने के साथ ही सैनिकों का समूह बड़ी संख्या में उसके साथ जुड़ता चला गया। नेपोलियन ने जनसमूह का समर्थन प्राप्त करने के लिए जगह जगह भाषण दिए जो शांतिपूर्ण ढंग से सुने गए। उसने एक नगर से दूसरे नगर में नगरपालिका के पार्षदों तथा नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, युद्ध समाप्ति पर है, शांति व स्वतंत्रता आ रही है। अप्रवासी लोगों के भयंकर आक्रमण से क्रांति के सिद्धांतों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। यूरोप के साथ संधियां की जानी भी आवश्यक है। फ्रांस बिना युद्ध किए विजयी होगा। हमें अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को प्रतिष्ठित करके ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। लोगों की भावना में परिवर्तन आ जाएगा। राष्ट्र पहले विजयी बनना चाहता है किंतु अब आजाद होना चाहता है। मैं इस देश की कृति को बनाए रखना चाहता हूँ, अतः स्वतंत्रता ही चाहूँगा। एक संविधान को शक्ति सौंपने पर ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अब अराजकता का वातावरण न होगा, क्योंकि अराजकता निरंकुश शासन का द्वार खोलती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति उलझन का शिकार होता है। मैं केवल उतनी ही शक्ति संचित करूंगा जितनी समुचित प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी होगी। नेपोलियन अपनी सेना के साथ पेरिस जा पहुंचा। जैसे ही उसके आगमन की खबर बारबोन को लगी तो वह भयभीत हो उठा। नेपोलियन के पक्ष में जन समर्थन की संख्या का पता चलते ही उसके छक्के छूट गए। उसे पता चला कि नेपोलियन की सेना को देखकर शाही रक्षक सेना का दल नगर से भाग गया है, तो वह भी वहां से भाग छूटा। जबकि उस समय नेपोलियन की सेना राजधानी से 100 मील के फासले पर थी। राजधानी में प्रवेश करते ही जब नेपोलियन को बारबोन के पलायन का पता चला तो उसने उसे पकड़ने के लिए सैनिक दौड़ा दिए। बारबोन शाही खजाने के साथ पकड़ा गया। वह अपने साथ 60 गाड़ी चांदी व तोपे ले जा रहा था। नेपोलियन ने उससे सारी धन संपत्ति छीन ली और बंदरगाह से बाहर भगा दिया। नेपोलियन ने 13 महीने के निर्वासन के पश्चात बिना एक भी गोली चलाए पेरिस के महल में प्रवेश किया तो उसके सैनिक पूरे पेरिस में फैल गए। इस दृश्य को देखकर नगर में रह रहे अप्रवासी नागरिक भाग छूटे। पेरिस में नेपोलियन का शांत अभियान सफल रहा। यह उसके जीवन का पहला आश्चर्यजनक अनुभव था। नेपोलियन के विरुद्ध साजिश करने वालों में उसके निर्वासन के दौरान फूट पड़ गई थी, किंतु नेपोलियन की पुनः वापसी पर उनमें पुनः मित्रता हो गई। नेपोलियन को निर्वासित करने की घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति बैरन बोम स्टीन था, जिसे 5 वर्ष पूर्व नेपोलियन ने फ्रांस से निर्वासित कर दिया था।
इधर नेपोलियन की वापसी को लेकर उसका ससुर हैब्सबर्ग का शासक फ्रांसिस उलझन का शिकार हो गया। उसने मैरी लुई से बात की तो उसने भी नेपोलियन के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, किंतु वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। विदेशी शक्तियों ने नेपोलियन के विरुद्ध सार्वजनिक मुकदमा चलाने की घोषणा की थी, मगर नेपोलियन पर इस घोषणा का जरा भी असर नहीं हुआ। उसे चिंता थी तो अपने पत्नी व पुत्र की। वह ऑस्ट्रिया व अपने बीच खड़ी विरोध की दीवार को गिरा देना चाहता था। अतः उसने मैरी को पत्र लिखा, मैं पुनः फ्रांस का शासक बन चुका हूँ। फ्रांस का शासक बॉरबोन इंग्लैंड भाग गया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र सहित अप्रैल माह में यहाँ पहुँच आ जाओ। उसने फ्रांसिस को भी पत्र लिखा, जब विधाता ने मुझे अपने राज्यों से राजधानी में वापस बुला लिया है तो मेरी यह अभिष्ट अभिलाषा तथा हार्दिक उद्देश्य है कि मैं अपनी पत्नी व पुत्र को अपने साथ रखूं। उसने संपूर्ण यूरोप के लिए घोषणा की, मेरे सभी प्रयास फ्रांस के शासन को सुदृढ़ स्थापना के लिए है, जिसे मेरी प्रजा ने मुझे सौंपा है तथा जिसे मैं अपने पुत्र को यथा समय सौंपकर राज्य को सुदृढ़ आधार प्रदान करना चाहता हूँ। इस महत्वपूर्ण व पवित्र कार्य के लिए अस्थायी शांति आवश्यक है। मैं अपने हृदय की गहराई से सभी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहता हूँ। जिन राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने नेपोलियन को हराया था, वे पुनः उसके विरुद्ध एक नया गठबंधन बनाने में जुट गए। उनकी नजर में वह फ्रांस का निर्वासित राजा था। दंड स्वरूप दिए गए निर्वासन संबंधी दस्तावेज पर ऑस्ट्रिया राजधानी के राजा फ्रांसिस के भी हस्ताक्षर थे, जो मैरी लुई के अधिकार से किए गए थे। मैरी ने नेपोलियन को उनकी अंतिम हार के बाद त्याग दिया था। वह अपने पुत्र के साथ अपने पिता के घर रह रही थी। उसने उस राज्य को भी त्याग दिया था जिसकी संरक्षिका बनी रहने की शपथ उसने ली थी। का साथ छोड़कर वह एक अन्य व्यक्ति की अंगशायनी बन गई थी। यह बात नेपोलियन भी जानता था, किंतु संबंध विच्छेद करने वाले तथा निराशाजनक सभी पक्षों को अनदेखा कर वह नवजीवन आरंभ करना चाहता था, किंतु यह संभव न हो सका। 1 वर्ष के निर्वासन ने उसे काफी हद तक बदल दिया था। जीवन की कीमत उसे समझ आ गई थी। इसी कारण दूसरी बार सत्ता संभालने के दौरान वह अपना शेष जीवन प्रिय पति, प्रिय पिता तथा प्रिय राजा के रूप में बिताना चाहता था, लेकिन उसकी कोई भी चाहत पूरी न हो सकी। प्रिय पिता तथा प्रिय पति बनने का उसे मैरी ने मौका नहीं दिया और जनता का प्रिय राजा होने पर भी फ्रांस के सिंहासन पर विदेशी ताकतों ने बैठने नहीं दिया। वह फ्रांस पर शांति व सुकून से शासन करना चाहता था, किंतु यूरोपीय शक्तियां उसे विश्वास के योग्य नहीं समझती थी। नेपोलियन ने कुछ विश्वासपात्र लोगों को उनके पूर्व पदों पर बने रहने दिया। उन विश्वासपात्रों में मारेट, टास्ट तथा कालेनकोर्ट प्रमुख थे। ये तीनों मंत्रिमंडल के सदस्य थे। वह अपने विरोधियों तथा विश्वस्त हस्तियों से भी वाकिफ था, जो कृतज्ञ होकर भी अपने पदों पर बने हुए थे। उसके पुनः शासक बनने पर वे सभी अधिकारी, कार्यवाहक तथा न्यायालय के उच्च पदस्थ लोग उसके पक्ष में फिर से इकट्ठे हुए। नेपोलियन ने अपनी जनरल रैप को बुलाया। यह वही था जिसने उसके निर्वासन के पूर्व उसके आदेश को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। नेपोलियन के एल्वा प्रवास के दौरान भी वह अपने पद पर नियुक्त था, क्योंकि वह बोरबोन के इशारों पर चलता था। उसकी भावना, निष्ठा, कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि फ्रांस के सिंहासन से जुड़े थे, भले ही उस पर बैठने वाला योग्य हो अथवा अयोग्य। नेपोलियन के तलब करने पर घबरा उठा और सकुचाते हुए उसके सामने पहुंचा। तब नेपोलियन ने कहा, तुमने हमें बहुत इंतजार करवाया कि क्या तुम वास्तव में मेरे विरोधी दल के सदस्य हो? श्रीमान, मैं विवश था। मेरा पद तथा कर्तव्य मुझे आपका आदेश मानने से रोक रहा था। उसने उत्तर दिया, अरे नीच गद्दार, क्या सैनिकों ने तुम्हें आज्ञा पालन करने से इनकार कर दिया था? तुम्हें तुम्हारे अपने जर्मन लोगों ने नहीं धिक्कारा? श्रीमान, आप तो जानते ही हैं तब स्थिति कितनी खतरनाक थी। आपने गद्दी छोड़ फ्रांस त्याग दिया तथा फ्रांस के भावी शासक के प्रति वफादार बने रहने को कहा, और अब आपकी पुनः वापसी हुई। रैप ने अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या तब मैं शासक नहीं था और मेरी आज्ञा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं था?
नए राजा के साथ रहने पर तुम्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान रहा? क्या उन्होंने तुम्हें फुसलाया था या तुम्हें दरवाजे से बाहर फेंक दिया था? मुझ पर कायरता, महत्वाकांक्षा तथा स्वार्थपरता के आरोप लगे। क्या वास्तव में मैं युद्ध क्षेत्र में कायर था? एकाएक नेपोलियन ने अपनी भाषा शैली में आश्चर्यजनक परिवर्तन किया तथा उसे अपने पक्ष में करने के लिए कहा, हमें एक बार फिर फ्रांस की सेवा करनी है, जिसके कर्तव्य पालन से अब मृत्यु ही हमें मुक्ति देगी। पहले की भांति कार्य नहीं होगा। श्रीमान, उस समय आपने जर्मनी की भावना से संबंधित मेरी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया था। डेड के बाद शांति का निर्णय न लेना खतरनाक सिद्ध हुआ। प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने शीघ्रता से कहा, ऐसी शांति का कोई असर नहीं पड़ना था। तुम शायद नए युद्ध के आरंभ होने से भयभीत थे। तुमने मेरे सहायक के रूप में 15 वर्षों तक कार्य किया है। मिस्र लौटते समय तुम मात्र एक सैनिक थे। मैंने तुम्हारी नियुक्ति एक महत्वपूर्ण पद पर की। मास्को में तुम्हारे द्वारा किए गए क्रियाकलापों को मैं कभी नहीं भूल सकता। बेजिंग में तुम्हारी उपलब्धि सराहनीय थी ने तथा तुम दोनों ने दृढ़ चरित्र वाले राजवंशों से संबंधित हो। इतना कहकर नेपोलियन ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी मूंछों को स्नेह से खींचते हुए कहा, मिस्ट और ऑस्ट्रेलिट्ज के बहादुर, क्या तुम मुझे छोड़ देना चाहते थे? प्रशिया व रूस के साथ तुम मेरी संधि वार्ता के समय राइन की सेना का संचालन करोगे। आज से तुम मेरे सहायक हो। जैसी आपकी आज्ञा श्रीमान। रैप अत्यंत बहादुर था। ग्रैंड आर्मी का केवल वही एक ऐसा अधिकारी था जो अनेक बार घायल हुआ। वह कर्तव्य पालन की भावना मात्र से राजा के अधीन रहा। उसे प्रलोभन देकर खरीदना असंभव था। नेपोलियन का आदेश मिलते ही उसने सेना नायक व सहायक का पद तुरंत स्वीकार किया। हकीकत तो यह थी कि नेपोलियन को इस समय उसके जैसे बहादुर व कर्तव्यपरायण व्यक्ति की सख्त आवश्यकता थी, अन्यथा वह उसे अपनाता ही क्यों। रैप के जाने के बाद नेपोलियन ने को बुलाया। ने घबरा कर कहा, श्रीमान, वेसनकोन जाने से पूर्व मैंने टूरलीज में युद्ध परिषद में राजा को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? लोहे के पिंजरे में कैद करके आपको उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्या यह तुम्हारी मूर्खता नहीं थी? नेपोलियन ने कहा। अपने शासक के प्रति किसी सैनिक को ऐसे विचार शोभा नहीं देते। ने तेजी से बोला, श्रीमान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा कहा जरूर था, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं आपके प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना चाहता था। नेपोलियन कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। डरते डरते मार्शल ने कहा, मेरे इस कृत्य कि आप जो भी सजा देनी चाहे मुझे मंजूर है। फ्रांस के बदलते हालात में मैं अपनी वफादारी कायम नहीं रख सका। चाहो तो अब भी मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। नेपोलियन का स्वर कसैला हो उठा। एक सेवक होने के नाते मेरा यह धर्म नहीं है। नेपोलियन व्यग्रता से चहलकदमी करने लगा। एकाएक उसने पूछा, पुनः विश्वासघात करोगे? कभी नहीं। ने के समर्पण भाव को देखकर नेपोलियन ने उस पर विश्वास कर लिया था और उसे उसके पद पर बना रहने दिया। इसी तरह उसने अपने तमाम उन जनरलों को एक एक करके बुलाया और फटकारा जिन्होंने बुरे समय में उसका साथ छोड़ दिया था। ये सभी नेपोलियन की कृपा से अपने पदों पर बने रहे। इनमें जनरल वर्दियर, जनरल मार्मोंट और जनरल अग्रू अग्रणीय थे। फाउस्ट, बेंजामिन कॉन्स्टेंट तथा टेलीरेंड ने ये सभी नेपोलियन के आस्तीन के सांप थे। साथ ही अत्यंत शक्ति संपन्न तथा महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने नेपोलियन को डसने का मौका कभी हाथ से नहीं जाने दिया। फिर भी नेपोलियन ने कभी उन्हें झटका देकर दूर नहीं किया। यदि वह ऐसा करता तो कदाचित फ्रांस का शासन उसके हाथों से न जाता। ये सभी इतने महत्वाकांक्षी, स्वार्थी तथा धूर्त थे कि उन्होंने नेपोलियन का नमक खाकर भी उसके साथ नमक हरामी की। सभी एक से बढ़कर एक थे जिनका उद्देश्य सिर्फ फ्रांस की सत्ता हथियाना था। ये सभी एक होते हुए भी एक दूसरे के प्रति आश्वस्त नेपोलियन के से विश्वासघात कैसे नहीं करते। नेपोलियन उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं था। वह जानता था कि ये सभी उसके प्रबल विरोधियों से जुड़े हुए हैं तथा षड्यंत्रकारी हैं, मगर उसने उन जहरीले नागों को का फन नहीं कुचला, न ही उन्हें निर्वासित किया। उसका विचार था कि समय उसके प्रतिकूल था, इसलिए वह उनसे दुश्मनी मोल नहीं चाहता था।
उसे लगता था कि वह उनकी ताकत तथा विलक्षण बुद्धि का फ्रांस के हितों में इस्तेमाल कर सकता है, अतः उसने उन्हें भी उनके पदों पर बना रहने दिया। नेपोलियन के ये विचार व निर्णय उसके लिए आगे चलकर खतरनाक साबित हुए। भविष्य से बेखबर नेपोलियन ने अपनी पत्नी व पुत्र को वापस लौटा लाने का हर संभव प्रयास किया, मगर उसका हर प्रयास, हर चेष्टा व्यर्थ गई। मैरी लुई अपनी खामोशी व निष्क्रियता से नेपोलियन की हर कोशिशों को विफल कर देती थी। हालांकि उसे नेपोलियन से कोई शिकायत नहीं थी और न ही उसने किसी से भी नेपोलियन के विरुद्ध कुछ कहा ही था। उसके विरुद्ध कहने को उसके पास कुछ था ही नहीं। नेपोलियन ने हर तरह से उसकी इच्छाओं व जरूरत का सम्मान किया था। धन व सुविधाओं की उस पर बौछार सी कर दी थी, किंतु फिर भी वह उसका मन जीत नहीं पाया। आए दिन मैरी लुई के पिता फ्रांसिस से होते हुए उसके युद्ध तथा बढ़ते आपसी विरोधों ने उसका मन नेपोलियन के प्रति घृणा से भर दिया था। दीर्घ काल तक वह पिता के बीच चलते वैमनस्य से में पीसती रही थी। फ्रांस में उसे अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा था। यही कारण था कि वह नेपोलियन के प्रति इतनी उदासीन हो गई थी। नेपोलियन हर पल अपने पुत्र को याद करता और मन ही मन दुखी होता था। उसने मैरी को अनगिनत पत्र लिखे, लेकिन निष्ठुर मैरी ने उसके एक पत्र का भी उत्तर नहीं दिया। उसकी इस चुप्पी ने नेपोलियन के सामने स्पष्ट कर दिया कि वह उसे त्याग चुकी है। अब उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, वह उसके पास कभी नहीं लौटेगी। मैरी के इस व्यवहार ने नेपोलियन को बुरी तरह से तोड़ दिया था। जिस उत्तराधिकारी को पाने की लालसा में उसने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, आज उसका वही वारिस उससे बहुत दूर था, जिसकी एक झलक पाने के लिए भी नेपोलियन तरस रहा था। भाग्य की यह कैसी विडंबना थी कि यूरोप का शूरवीर महान नायक आज अपने भाग्य के हाथों का खिलौना बना हुआ था। जिसने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से बड़े बड़े मोर्चे फतह किए, वह अपनी पत्नी में कैनपडमाई में समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह कुछ विशेष था। खुशी व जोश से भरी फ्रांस की जनता कैनपडमाई में उमड़ पड़ी थी। समारोह में नेपोलियन का स्वागत करने के लिए बहुत ही सुंदर मंच बनाया गया था, जिस पर फ्रांस का झंडा लहरा रहा था। पेरिस की नई व पुरानी सेना भी वहां तैनात की गई थी। तुरही की मधुर आवाज के साथ सम्मान के प्रतीक सैनिक बटालियन ने वहां प्रवेश किया, जिनके साथ राष्ट्र चिन्ह बाज तथा फ्रांस का झंडा था। उसके पीछे रंग बिरंगी पोशाकों में सजे अग्रदूत व सेवक थे। तत्पश्चात 8 घोड़ों वाली गाड़ी में सजा सवरा बैठा नेपोलियन वहां आया। जनसमूह की आत्मीयता उसके साथ जुड़ी थी। पत्नी व पुत्र के न आने से नेपोलियन के चेहरे पर विषाद तथा परेशानी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने सफेद रेशम से बना लवादा पहना हुआ था तथा शुतुरमुर्ग के पंखों से निर्मित टोपी लगा रखी थी। समारोह के अध्यक्षों ने उसका स्वागत किया। जनता ने ताली बजाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। संगीत तथा धर्मानुष्ठान के पश्चात नए चैम्बर का प्रवक्ता सम्राट के सामने आया और बोला, आपके वचन पर विश्वास कर हमारे प्रतिनिधि पूर्ण दूरदर्शिता के साथ कानूनों का पुनरीक्षण करेंगे तथा संविधान के साथ उनका सामंजस्य जोड़ेंगे। मजबूरी यह थी कि जनता के प्रतिनिधि अभी तक नेपोलियन से असंतुष्ट थे। वे अधिनियम के संबंध में कुछ और विचार करने के इच्छुक थे। चैम्बर के प्रवक्ता व नागरिकों ने नेपोलियन की विजय तथा राजचिन्ह की सफलता की प्रार्थना की। नेपोलियन ने नए संविधान की घोषणा करते हुए निष्ठापूर्वक उसका पालन करने की शपथ ली। तत्पश्चात सैनिकों ने भी शपथ ग्रहण की। 1 सप्ताह बाद नेपोलियन ने दोनों सदनों का उद्घाटन किया। निचले सदन ने राष्ट्र की प्रतिरक्षा के लिए अपनी शक्तियां समर्पित करने का वचन देकर कहा, विजयी शासक प्रतिरक्षा बंधनों से हटकर अपने इच्छा का दुरुपयोग नहीं करेगा। उच्च सदन के प्रतिनिधि भी शपथ ग्रहण कर अपने संबोधन में इसी प्रकार की चेतावनी भरे शब्द बोले, फ्रांसीसी राज सरकार विजय के प्रलोभन में नहीं आएगी। नेपोलियन इतना कुछ होने पर भी खुद को असहाय व नितांत एकांकी पा रहा था। वह संसद के निर्वाचन व शपथ के समय बहुत कुछ कहना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।